जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। चलिए बढ़ते हैं डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 75I को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है, जिसमें कहा जा रहा है कि इस टेंडर के जो दो प्रमुख दावेदार हैं, जिसमें कि थिसन ग्रुप मरीन सिस्टम है, जो कि मझगांव डॉक शिप बिल्डर के साथ उन्होंने अपनी पनडुब्बी पेश कर रखी है, और जो दूसरी है वो है नवंतिया, जिसने LNT के साथ साझेदारी करके अपनी पनडुब्बी पेश कर रखी है SAT क्लास की। इन्होंने कहा कि वो भारत को स्वदेशी कंटेंट इसमें लगा कर देंगे। और आप सब जानते हैं कि P75I प्रोग्राम भारतीय नौसेना के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, और भारत ने इस टेंडर में सबसे खास बात जो रखी है वो डिग्री ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की, और जो जितना ज़्यादा देगा वही दावेदार होगा। लेकिन यहाँ पर दोस्तों दोनों ही 60% की पेशकश कर रहे हैं। अब बात ये आ रही है कि किसको फाइनल अप्रूव किया जाएगा, ये अब तय समय बताएगा, क्योंकि भारत चाहता है कि भविष्य में खुद ही पनडुब्बियों का निर्माण करे। इसीलिए जो स्वदेशीकरण का स्तर है वो इसमें बढ़ाया जा रहा है, लेकिन ये दोनों ही कंपनियां केवल 60% का ऑफर कर रही हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, चाइना ने दुनिया का पहला डेडिकेटेड ड्रोन कैरियर तैयार किया है। हालांकि इसके बारे में ज़्यादा जानकारी सामने नहीं आई है। दरअसल दुनिया जानती है कि चाइना ने पहले ही 3 एयरक्राफ्ट कैरियरों के बारे में कहा जा रहा है कि एक जो नया कैरियर वो बना रहे हैं वो काफ़ी अलग है, और ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर होगा वो दुनिया का पहला डेडिकेटेड फिक्स्ड विंग ड्रोन कैरियर होगा। और ये डिज़ाइन जो ट्रेडिशनल एयरक्राफ्ट कैरियर है उनसे थोड़ा छोटा होगा, और ये केवल ड्रोन्स को ही ऑपरेट करेगा। और दोस्तों, ड्रोन नौसैनिक युद्ध अभियान में काफ़ी महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके हैं। इसीलिए जो दुनिया की टॉप नौसेनाएं हैं वो इनका नियमित रूप से इस्तेमाल कर रही हैं, और ख़ास बात यह है कि एयरक्राफ्ट कैरियर से भी इनका परीक्षण किया जा रहा है। और यही नहीं दोस्तों, ईरान से लेकर तुर्की ड्रोन कैरियर की योजना पर काम कर रहे हैं, क्योंकि ये जो क्षेत्र है वो अभी शुरुआती चरण में है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय सेना ने भारतीय ड्रोन निर्माता आइडिया 4 से 1080 स्विच UAV की खरीद के साथ अपनी निगरानी और सुरक्षा क्षमताओं को काफ़ी बढ़ाया है। स्विच UAV अपनी एक्सटेंडेड फ्लाइट टाइम, बेहतर सुरक्षा सुविधाओं और उपयोगकर्ता के लिए जाना जाता है। और इस स्विच UAV की काफ़ी खास विशेषताएं हैं, खासकर कि लंबी दूरी, लॉन्ग इंड्योरेंस और ऊंचाई वाले मिशनों को ये आसानी से कर सकता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, केरल की इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने भारतीय नौसेना को एक एडवांस टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम मारीच को इंडियन नेवी को वितरित किया है, और ये स्वदेशी रूप से विकसित प्रणाली नौसेना की पानी के भीतर की क्षमताओं को मजबूत करेगी। मारीच भारत के रक्षा क्षेत्र में एक जबरदस्त इनोवेशन का प्रमाण है। दोस्तों, मारीच जो है वो टॉर्पीडो हमलों के खिलाफ रक्षा में एक महत्वपूर्ण पंक्ति के रूप में काम करता है। ये प्रणाली भारतीय नौसेना के जहाज़ों को प्रभावी ढंग से सुरक्षा करते हुए आने वाले टॉर्पीडो का पता लगाने, उन्हें क्लासिफाई करने और उनके खिलाफ जवाबी उपाय तैनात करने के लिए तैयार की गई है। मारीच का सफल विकास और तैनाती भारत के डिफेंस में स्वदेशीकरण के प्रयास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर भी है। इसे घरेलू स्तर पर डिजाइन और निर्मित किया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत और इंडोनेशिया के बीच में ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल के एक्सपोर्ट को लेकर बातचीत चल रही है। हाल ही में भारत की ओर से रक्षा सचिव श्री गिरधर अनमाने और इंडोनेशिया के एयर मार्शल ने एक बैठक की, जिसमें कि दोनों रणनीतिक साझेदारों के बीच रक्षा संबंधों को बढ़ावा देने पर बातचीत की गई है। और भारत और इंडोनेशिया ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों की बिक्री को लेकर भी बातचीत कर रहे हैं, और कहा जा रहा है कि ये जो बैठक हुई है उससे इस डील को आगे बढ़ाया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत बहुत जल्दी तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने पर काम कर रहा है, और ये भी पूरी तरीके से स्वदेशी होगा। साथ ही साथ ये विक्रांत क्लास का दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर होगा, और बता दें कि इसे बनने में कम समय भी लगेगा, यानी कि इसका डिस्प्लेसमेंट भी 45,000 टन का होगा। और ये एयरक्राफ्ट कैरियर अपने साथ 28 फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स को ऑपरेट कर पाएगा। दरअसल भारत अब चीन को देखकर अपनी तैयारियों को और मजबूत कर रहा है। यही नहीं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत न केवल 3 एयरक्राफ्ट कैरियर तक सीमित रहेगा, बल्कि भारत भी 6 और एयरक्राफ्ट कैरियर्स बनाएगा। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये जो बयान है ऐसे समय पर आया है जब चाइना अपने मल्टी कैरियर एयरफोर्स को तैयार कर रहा है, और उसका प्लान है 2030 तक 6 एयरक्राफ्ट कैरियर्स को शामिल करने का। वहीं दोस्तों, तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर एक और बात सामने आई है, और आप सब जानते हैं कि तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर से भारत का टेडबीएफ फाइटर जेट को ऑपरेट किया जाएगा, जिसे कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा तैयार किया जा रहा है। और ये जो टेडबीएफ है वो भारतीय नौसेना के वर्तमान और भविष्य दोनों की जरूरतों को पूरा करेगा। दरअसल दोस्तों, टेडबीएफ प्रोग्राम भारत के वर्तमान एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत की मौजूदा क्षमताओं के साथ शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टेड लैंडिंग यानी कि स्टोबार संस्करण के विकास को प्राथमिकता देना है। ये वेरिएंट टेक ऑफ के लिए स्की जंप रैंप और लैंडिंग के लिए अरेस्टिंग गियर का इस्तेमाल करेगा। हालांकि भविष्य में जो हमारा IAC-3 यानी कि तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर होगा, जिसे कि INS विशाल के नाम से भी जाना जाता है, ये एयरक्राफ्ट कैरियर 65,000 टन के
डिस्प्लेसमेंट के साथ होगा और ये कैटोबार संस्करण होगा। और इस नए एयरक्राफ्ट कैरियर की पूरी क्षमता का फायदा उठाने के लिए एडीए टेडबीएफ का एक कैटोबार संस्करण भी विकसित कर रहा है। दरअसल दोस्तों, कैटोबार प्रणाली विमान लॉन्च करने के लिए एक गुलेल का इस्तेमाल करती है, जो कि उन्हें हथियारों और ईंधन के भारी पेलोड ले जाने में सक्षम बनाती है। तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर पर तैनात होने पर टेडबीएफ की अधिक ऑपरेशनल रेंज, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी और उसकी स्ट्राइक पावर भी काफी बड़ी हुई होगी। स्टोबार और कैटोबार दोनों वेरिएंट का विकास भारतीय नौसेना के लिए किया जा रहा है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों, रशिया की तरफ से भारत को Su-35 का ऑफर किया गया है MRFA प्रोग्राम के तहत। रशिया की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन की तरफ से कहा जा रहा है कि उनका जो लेटेस्ट Su-35S फाइटर जेट है उसने ग्राउंड और फ्लाइट ट्रायल्स पूरे कर लिए हैं, जो कि एक डीपली अपग्रेडेड फाइटर जेट है और ये सुपर मैनुअल मल्टी रोल फाइटर जेट होगा। और ये एक 4++ डिजाइन जो कि 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी फीचर्स के साथ आएगा। और इस फाइटर जेट में नया डिजिटल एवियोनिक्स कॉम्प्लेक्स, नया रडार जो कि पैसिव फेज एंटीना एरे प्लाज्मा इग्निशन के साथ होगा और इसमें 5th जनरेशन का इंजन भी लगा होगा, जो कि इस फाइटर जेट की क्षमता और कंट्रोलेबल वेक्टरिंग को सुनिश्चित करेगा। और इसकी सुपरसोनिक स्पीड होगी, वो भी बिना आफ्टर बर्नर का इस्तेमाल किए। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों, भारत फोर्स एक लाइट टैंक पर काम कर रही है जिसका वजन 25 टन के आसपास होगा। यही नहीं, भारत फोर्स की तरफ से ये भी कहा गया है कि वो भविष्य में सेना की जरूरतों को पूरा करने के लिए मेन बैटल टैंक भी तैयार करेगी। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों, चाइना ने 2020 में जो पैंगोंग झील के पास झड़प हुई थी उसका एक वीडियो जारी किया है। और इस वीडियो में साफ तौर पर देख सकते हैं कि चीन और भारतीय सैनिकों के बीच में भयंकर लड़ाई हो रही है। और ये वीडियो दोस्तों पैंगोंग त्सो के फिंगर 4 का है। और चाइना के सैनिकों को आप देख सकते हैं कि पूरे साजो सामान के साथ वो आए हैं, तब भी भारतीय सेना इनके साथ मुकाबला कर रही है। पीएलए आर्मी के पास गाड़ियाँ, लाठी, शील्ड और बोट, कई सारी चीज़ें दिखाई दे रही है, जबकि भारतीय सैनिक केवल पत्थरों से हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इस संघर्ष के बाद अब भारत ने अपनी क्षमता वहाँ पर बढ़ाई, बेहतर सड़क बनाई, अधिक से अधिक जो बोट्स हैं वो भारतीय सैनिकों को मिली हैं। चीन के सैनिक बड़ी संख्या में भारत के कम सैनिकों पर हमला कर रहे हैं। और चाइना ने दोस्तों इस वीडियो को इसलिए भी दिखाया है कि इसका एक तरफा दिखाया है, जिसमें कि वो थोड़े यहाँ पर भारी पड़ते हुए दिख रहे हैं। लेकिन बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है। बात यह है कि भारत इस तरीके के वीडियो रिलीज़ करता है या नहीं करता, वो बात की बात है। लेकिन इससे आप पता चलता है कि कैसे चाइना ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि उसकी सेना ने भारतीय जवानों पर काफ़ी कहर बरपाया। अगर ऐसे में दोस्तों अगर भारत ने भी देखा देखी वीडियोस जारी कर दिए तो फिर कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा हमारे और चीनियों के बीच में। बात साफ हो जाती है कि भारत दिखावा नहीं करता है, भारत करके दिखाता है। गलवान हिंसा में चाइना को पता चल चुका है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों, पाकिस्तान की तरफ से आज 400 किलोमीटर मारक क्षमता वाली फतह 2 गाइडेड रॉकेट सिस्टम का परीक्षण किया गया और पाकिस्तान इस मिसाइल को S-400 का किलर मानता है। और इस टेस्ट के बाद पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से कहा गया है कि फतह 2 किसी भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को हराने के लिए तैयार है। पाकिस्तान भी सपने देखने में काफ़ी माहिर है, वो उस S-400 को चुनौती दे रहा है जिस S-400 को अमेरिका तक चुनौती नहीं दे सकता। तो ऐसे में दोस्तों दुनिया भी जानती है कि फतह 2 कितनी ताकतवर है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों, सीमा हैदर को लेकर एक बड़ी अपडेट आ रही है और कहा यह जा रहा है कि सीमा हैदर का पाकिस्तानी सेना के साथ एक कनेक्शन है और सीमा पाकिस्तानी आर्मी कैंप में भी रह चुकी है। नभार टाइम की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें बताया गया कि एक ऑडियो वायरल हुआ है जिसमें कि सीमा के पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर के वकीलों से बातचीत सुनी जा सकती है, जिसमें कहा जा रहा है कि सीमा हैदर अपने चाचा गुलाम अकबर के यहाँ जाया करती थी, जो कि पाकिस्तानी सेना में एक बड़े ओहदे पर है और वो पाकिस्तानी सेना के जवानों को ट्रेन करता है। तो आप समझिए दोस्तों ट्रेनिंग का मतलब क्या है, यानी कि ये भी कहीं ना कहीं ट्रेन की हुई औरत है। हालांकि पाकिस्तान के जो लोग हैं जो कि इसको जानते हैं उनकी तरफ से भी कहा जा रहा है कि सीमा को बिल्कुल भी पबजी गेम खेलना नहीं आता था। लेकिन दोस्तों इस ऑडियो के वायरल होने के बाद काफ़ी हलचल मच गई है। ऐसे में कहा जा रहा है कि सीमा भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है। यानी जो सीमा को जानते हैं पाकिस्तान में उनकी तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि इसको मोबाइल सॉफ्टवेयर और लैपटॉप को चलाने में ये काफ़ी माहिर मानी जाती है। और टिकटॉक को भी दोस्तों बैन होने के बावजूद भी सीमा हैदर चला लेती थी। बहुत चीज़ें दोस्तों अभी इसके राज खुलेंगे और ये आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। धीरे धीरे इसके सारे रंग सामने आएंगे।
दोस्तों इसरो अब जल्द से जल्द देश का पहला अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का काम शुरू कर चुका है। इसरो के प्रमुख एस सोमनाथन जी ने कहा कि अंतरिक्ष स्टेशन का पहला मॉड्यूल अगले कुछ वर्षों में लॉन्च किया जाएगा, जिसके लिए काम काफी तेजी से चल रहा है और इन कंपोनेंट्स को पृथ्वी से लगभग 400 किलोमीटर की कक्षा में स्थापित किया जाएगा, जिसके लिए भारत के सबसे भारी रॉकेट LVM-3 का इस्तेमाल किया जाएगा। भारत को उम्मीद है कि वो खगोल विज्ञान प्रयोग सहित अंतरिक्ष में माइक्रोग्रेविटी प्रयोग करेगा और चंद्रमा की सतह पर आवाज की संभावनाओं का पता लगाने के लिए भी इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करेगा। शुरुआती अनुमान के अनुसार भारत के अंतरिक्ष स्टेशन का वजन 20 टन तक का हो सकता है और ये ठोस संरचनाओं से बना होगा, लेकिन इसमें इन्फ्लेटेबल मॉड्यूल्स भी जोड़े जा सकते हैं और अंतिम जो संस्करण होगा यानी कि फाइनल कॉन्फ़िगरेशन वो 400 टन तक जा सकता है। अंतरिक्ष स्टेशन का एक छोर क्रू मॉड्यूल और रॉकेट के लिए डॉकिंग पोर्ट होगा, जो कि अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाएगा। भारत इसके लिए 21वीं सदी का एक विशेष डॉकिंग पोर्ट भी विकसित कर रहा है और ये अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के डॉकिंग पोर्ट के साथ संगत हो सकता है। तो फिलहाल ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब या आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछेगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक भी अधिक से अधिक कीजिएगा, क्योंकि मेहनत काफ़ी लगती है और रिस्पॉन्स कम आ रहा है। तो जय हिंद, वंदे मातरम।